जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस चैप्टर। इसकी पूरी डिटेल में हम लोग थ्योरी आज जानेंगे और क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उसके बारे पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू कवर फिजिकल क्वांटिटी, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, derived physical quantities, dimensions, supplementary units, principle of homogeneity of dimensions, conversion of units, limitation, deduce relation among physical quantities, accuracy and precision, errors in measurement, significant figures and digits। ये सारे टॉपिक्स हम लोग जो हैं यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। देखिए, कोई भी चीज़ है हम उसको मेजर कर दें कि भाई ये 2 किलो चावल हैं या 10 मिनट बाद आइएगा, तो दैट मीन्स एक कोई ऐसी चीज़ जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू दे रही हो और उसके साथ उसकी एक यूनिट हो, है ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। सो विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड बाय मीन्स ऑफ विच वी कैन डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। और इन्हीं के द्वारा हम फिजिकल वर्ल्ड की लॉज को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि हम लोग कह रहे हैं 15 सेकेंड्स। ओके, तो ये 15 क्या है? हमारे पास एक नंबर है और सेकेंड्स क्या है? यूनिट है। तो इस तरीके से हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी को बताते हैं। अगर आप लोग कुछ डायमेंशन लेस वाली क्वांटिटीज़ लेते हैं, वो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, क्योंकि वहाँ पर वो रेशियो होता है तो वो कंपैरिजन के थ्रू हो जाता है, इसीलिए वो वहाँ पर डायमेंशन लेस हो जाती हैं, बट वो होती फिजिकल क्वांटिटीज़ ही हैं। ओके, नेक्स्ट इज लाइट ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट ईयर के बारे में पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है लाइट ईयर के बारे में कि ये क्या चीज़ मेजर करती है। टाइम मेजर करती है, डिस्टेंस मेजर करती है, या क्या चीज़ मेजर करती है? तो ये ईयर से ऐसा लगता है कि जैसे कि ये टाइम मेजर करती हो, बट व्हाट इट मेजर्स? इट मेजर्स द डिस्टेंस। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सो लाइट ईयर क्या है? डिस्टेंस मेजर करती है। कैसे? कि भाई जो लाइट है अब वो ट्रेवल कर रही है ना, तो इसने एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा उसे हम बोलते हैं एक लाइट ईयर का डिस्टेंस। तो अगर हम देखते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी और अर्थ के बीच का डिस्टेंस, देन इट इज अप्रोक्सीमेटली 4.2 लाइट ईयर्स, यानी कि इतने साल लाइट को लगेंगे यहाँ तक आने में। ठीक है, सो दिस इज द distance between the earth and the Proxima Centauri star. Okay, so it through interstellar space at 18600 miles, यानी कि इतने किलोमीटर पर सेकेंड, या हम लोग जानते हैं स्पीड कितनी होती है लाइट की, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये तो एक सेकेंड में इतने मीटर कवर कर रही है। अब एक साल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो वो चीज़ हम लोग अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो आ जाता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, यानी कि इतना डिस्टेंस होता है एक लाइट ईयर में। ओके, नाउ लेट अस कम टू द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या चीज़ है? देखिए, अभी मान लीजिए कि मैं अपने हिसाब से चलना चाह रही हूँ, आप अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। आप कहते हैं कि ये जो चीज़ है या ये जो टाइम है मैं मिनट के हिसाब से मेजर करूँ, मैं कहती हूँ कि नहीं सेकंड से। तीसरा कोई कहता है नहीं मैं घंटे से ही मेजर करूँगा, कि इतना रेफरेंस हमारा घंटा होगा। तो या दैट मीन्स कि ये जो है डिफरेंट सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं। तो कहीं पर कोई सिस्टम यूज़ होता है, कहीं पर कोई सिस्टम होता है, लेकिन अब क्या है, ऐसा ही सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं। सो बहुत सारे सिस्टम थे, जैसे CGS सिस्टम, इसमें क्या है, हम लेंथ को मेजर करते थे सेंटीमीटर में, वेट को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। FPS सिस्टम में लेंथ को फुट में मेजर करते थे, वेट को पाउंड में, टाइम को सेकंड में। MKS में मीटर किलोग्राम सेकंड, और SI में भी मीटर किलोग्राम सेकंड। ओके, लेकिन अब हम जो यूज़ करते हैं वो हम करते हैं SI यूनिट ऑफ सिस्टम, यानी कि जो भी चीज़ हम बात कर रहे होते हैं वो हम SI यूनिट ऑफ सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ओके, नाउ देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। ये हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। इनको डिफरेंट तरीके से डिफाइन करा गया है, वो हम लोग यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे। तो देखिए, लेंथ जो है, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 क्वांटिटीज़ को हम लोग लेते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कि ये अब हमारे पास एक आधार बन गया है
अब इससे जो है हम बाकी की फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करेंगे। तो ये 7 यूनिट्स जो है हमारी आधार हैं, है ना, हमारा ये आधार कार्ड है यहाँ पर और चीज़ों को मेजर करने के लिए। सो दीज आर दी फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़, है ना। तो कौन कौन सी होती है हमारे पास? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, ये 7 यूनिट होती हैं। इसके बाद आती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ मतलब जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी उनसे ये डिराइव होकर आई हैं। जैसे कि एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब लेंथ आप किस में मेजर करते हो भाई? मीटर में। ब्रेड्थ को किस में मेजर करोगे? मीटर में। तो यानी ये दोनों चीज़ हैं क्या? एक तरीके से लेंथ ही हैं। वॉल्यूम क्या होती है? लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट का मल्टीप्लिकेशन। दैट मीन्स ये तीनों क्या चीज़ें हैं? लेंथ हैं, बस डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में है ना। सो दैट मीन्स यहाँ पर ये जो एरिया हो जाता है ये हमारा हो जाता है L2। देखो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं इनको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। लेंथ का L लिखते हैं, मास का M, टाइम का T, टेम्परेचर का K, ल्यूमिनोसिटी का J, इलेक्ट्रिक करंट का A और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। लेकिन मेजर जो चीज़ें यूज़ होंगी वो होंगी केवल LMT, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होंगी। ओके, सो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं एक लेंथ की, है ना। सो दैट मीन्स L और डिवाइडेड बाय टाइम, सो दैट मीन्स T। तो हमारा इसका क्या फॉर्मूला बन गया? LT-1। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा। फोर्स की बात करते हैं तो मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो वेलोसिटी अपॉन टाइम हमने अभी निकाला, वेलोसिटी की क्या है? LT-1 और डिवाइड बाय T कर दो तो क्या बन जाएगा? LT-2 बन गया, है ना। LT-2 बन गया। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन का आ गया। अब फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसमें हम मास और लगा देते हैं। सो MLT-2 फोर्स का बन गया। तो इस तरीके से हम लोग डिराइव कर सकते हैं फॉर दी वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। आप जो है वर्क, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का निकाल कर देखिएगा, इन तीनों का हमारे पास सेम आएगा। ओके, कॉपी पेन पर ज़रूर निकाल के देखिएगा किस तरीके से हम लोग ये चीज़ें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। नाउ डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या चीज़ होती हैं? दे आर दी पावर्स टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटीज। यानी कि ये जो यहाँ पर हमारे पास पावर आती है ना, उनको हम लोग बोलते हैं डायमेंशंस, है ना। जैसे कि अगर आप देख रहे हैं फोर्स का हमारा आया था M1 L1 T-2, है ना। ये डायमेंशनल फॉर्मूला था। ये क्या था? डायमेंशनल फॉर्मूला। लेकिन अगर हमसे डायमेंशंस पूछी जाएंगी तो हम कहेंगे 1 1 -2 इन टर्म्स ऑफ MLT। तो क्या है इसकी डायमेंशंस? 1 1 -2। यानी ये जो पावर्स होती हैं इनको हम बोलते हैं डायमेंशंस, और ये जो पूरा होता है इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, अब हमारे पास हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अभी तक हमने क्या पढ़ी थी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या यूनिट्स, उसके बाद डिराइव्ड यूनिट्स। अब हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती हैं? केवल 2 ही हैं जिनका कोई डायमेंशंस नहीं होता है। 2 कौन कौन सी हैं? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल मतलब 2 डायमेंशन में जब हम बात कर रहे हैं तब कितना एंगल है? ये 30 डिग्री है। रेडियन में चाहें तो रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए। सो रेडियन जो है इसका यूनिट होता है यहाँ पर। और सॉलिड एंगल क्या होता है कि 3 डायमेंशनल में अगर हम एंगल मेजर कर रहे हैं तो हमारे पास ये जो समझ लीजिए कोन है, तो 3 डायमेंशनल में जो आप एंगल मेजर कर रहे हैं उसे हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। और किस में मेजर करते हैं? स्टेरेडियन में मेजर करते हैं। तो ओनली दीज 2 आर दी सप्लीमेंट्री यूनिट्स, प्लेन एंगल एंड solid angle. Okay, next is the principle of homogeneity of dimensions. Principle of homogeneity of dimensions हमको क्या बताती है? ये बताती है कि आप सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए मैं आपसे कहती हूँ कि 1 किलो चावल और 10 मिनट को जोड़िए, क्या आप जोड़ पाएंगे? नहीं। क्यों? चावल आप जो है किस में मेजर कर रहे हैं? किलोग्राम में मेजर कर रहे हैं। और जो 10 मिनट कह रहे हैं, वो मिनट क्या है? टाइम है। तो ये दोनों क्या हैं? अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो आप इनको ऐड नहीं कर सकते हैं, ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन हमें ये बताता है कि जिनके डायमेंशन सेम होंगे केवल वही हम क्या कर सकते हैं? ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें इस वाली इक्वेशन में
S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सभी के डायमेंशंस देखेंगे कि एक जैसे आते हैं कि नहीं। तो S क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट होता था, तो ये हमारे पास L में मेजर होगा। यू टी क्या, यू टी आप U यानी कि वेलोसिटी और T क्या, टाइम। सो यू टी मतलब LT -1 और टाइम का एक और T आ गया तो T1। तो ये हमारे पास क्या बन गया, L बन गया, है ना। T-1 और T+1 क्या हो गया, 0 हो गया। सो L ही बचा। फिर इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो क्या है हमारे पास कांस्टेंट है। उसके बाद ए टी स्क्वायर यानी कि LT-2 ये A हो गया, और टी स्क्वायर यानी कि T की पावर 2। तो यहाँ पर भी -2 और +2 0 हो गया, क्या बचा, केवल L बचा। तो यानी कि हमारे पास तीनों ये जो टर्म्स हैं S, यू टी और ए टी स्क्वायर, ये क्या है, L हैं, है ना। इनका डायमेंशंस क्या है, L है। सो दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि इन वाली क्वांटिटीज को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, दिस इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इज। उसके बाद अब हम चलते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पर। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स यानी कि जैसे हमने ऊपर बहुत सारे डिफरेंट तरीके के सिस्टम पढ़े थे, CGS, FPS, MKS, SI। तो अगर हमें किसी और यूनिट से किसी और यूनिट में बदलना है तो हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यूजिंग दिस डायमेंशनल फॉर्मूला। तो समझिए एक फिजिकल क्वांटिटी Q है जिसके डायमेंशंस क्या हैं, A, B एंड C इन लेंथ, मास एंड टाइम, है ना। और दूसरी है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, N1। अगर हम दूसरी वाली की बात कर रहे हैं तो हमने उसमें ले लिया N2 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ले लिया हमने L2, M2 एंड T2, है ना। तो इस तरीके से हम लोग अगर कन्वर्ट कर रहे हैं किसी एक वैल्यू को कि भैया इस वाली वैल्यू को आप उसमें कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे कि सपोज करिए हम लोग 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये क्या है, CGS, है ना, फोर्स की यूनिट है इन दी CGS सिस्टम, है ना। CGS सिस्टम में फोर्स की यूनिट है डाइन, और न्यूटन क्या है, SI सिस्टम में जो है फोर्स की यूनिट है। तो हम 1 न्यूटन को अब डाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आएगी वो हमको कैलकुलेट करनी है। सो 1 न्यूटन आपको पता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ये जो N1 की वैल्यू हो गई, कितनी हो गई, 1 हो गई। M1 हमारे पास कितना हो गया, 1 किलोग्राम हो गया। L1 भी कितना है, 1 मीटर, और टाइम भी कितना है, 1 सेकेंड हो गया। अगर हम N2 की बात कर रहे हैं तो हमने ये N2 ले लिया, पर यहाँ पर यूनिट्स क्या है, ग्राम, सेंटीमीटर और सेकेंड स्क्वायर। अब हमें N2 की वैल्यू निकालनी है, तो M2 क्या है, ग्राम, L2 सेंटीमीटर है और टाइम 1 सेकेंड है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रेज टू द पावर जो भी हमारे पास है वो हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो अब देखिए हमको जो है N2 निकालना है ना, N2 की वैल्यू निकालनी है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू N1, N1 हमारा था 1, है ना, क्योंकि हम 1 न्यूटन को कन्वर्ट कर रहे थे। उसके बाद L1 अपॉन L2, L1 था हमारा 1 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम, है ना। M1 और M2 अगर हम देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर, है ना। और T1 और T2 क्या है हमारे पास, 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, ठीक है। तो अब 1 किलोग्राम को अगर हम चेंज करते हैं ग्राम में तो कितने होते हैं, 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर, और 1 सेकेंड और 1 सेकेंड तो कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या बचा है, 10 रेज टू द पावर 5। तो दैट मीन्स 10 रेज टू द पावर हमारे पास क्या आ गई, ये N2 की वैल्यू आ गई। सो दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर 5 डाइन्स। ओके, सो इस तरीके से हम लोग जो है कन्वर्ट करते हैं किसी एक यूनिट से दूसरी यूनिट में। ओके, अब ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है इसका एक और एप्लीकेशन है डिड्यूस रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, यानी कि हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि इसका इसके साथ क्या रिलेशन है। तो अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, derive the formula for centripetal force F acting on a particle moving in a uniform circle। और हमको क्या क्या दे रखा है, that centripetal force is depending on the mass, velocity and radius of the circle। अब हमें ये नहीं पता है कि वो किस डिग्री से वेरी कर रहा है, यानी कि
एम स्क्वायर से वेरी कर रहा है, एम क्यूब से वेरी कर रहा है, एम से वेरी कर रहा है, हमें ये चीज़ नहीं पता है। तो हम लोग क्या कर लेंगे दैट एफ इज इक्वल्स टू एम रेज टू द पावर ए, वी रेज टू द पावर बी एंड आर रेज टू द पावर सी लिख देंगे। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखिए हमने लिखा था f इज इक्वल्स टू एम रेज टू द पावर a, v रेज टू द पावर b एंड r रेज टू द पावर c। यानी कि अब हम क्या करेंगे, पहले फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। सो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, mlt माइनस 2, है ना। तो ये हमारे पास होता है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। ये यहाँ पर m रेज टू द पावर a है, v क्या है lt माइनस 1, सो lt माइनस 1 यानी कि माइनस b हो गया यहाँ पर, और ये b आ जाएगा। और r क्या है, लेंथ ही है, तो ये l रेज टू द पावर c हो गया। तो दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं m रेज टू द पावर a, l रेज टू द पावर b प्लस c एंड t रेज टू द पावर माइनस b। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इस वाले को इससे कंपेयर करते हैं। तो ये हमारे पास क्योंकि सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए, तो दैट मीन्स ये a जो है हमारा किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। सो a इज इक्वल्स टू 1 और b प्लस c किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। b प्लस c आ गया हमारा 1 के बराबर, और माइनस b किसके बराबर आ गया, माइनस 2 के बराबर। सो माइनस b इज इक्वल्स टू माइनस 2। सो दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि b की वैल्यू क्या हो गई 2, और अगर हम जब ये वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो c की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास, माइनस 1। तो अब हमें बस ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं, तो m की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 1, ओके। उसके बाद v की पावर क्या हो जाएगी 2, है ना, v की पावर हो गई 2, और r की पावर क्या हो जाएगी माइनस 1, r रेज टू द पावर माइनस 1। सो दैट मीन्स हमारा जो फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया, एम वी स्क्वायर अपॉन r, है ना, ये फॉर्मूला हमारा बन गया। इधर हम एक कांस्टेंट k जरूर लेकर रखेंगे, बिकॉज वी डोंट नो, बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट थ्रू दिस डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो है k एक रख देते हैं कांस्टेंट, ओके। अदरवाइज अगर बिना कांस्टेंट के है तो हमारा यही फॉर्मूला वैलिड हो जाता है, क्योंकि इस डायमेंशनल एनालिसिस से हम किसी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, ओके। सो दैट मीन्स इस तरीके से हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में क्या रिलेशन है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो हमने डायमेंशनल एनालिसिस करा है इसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं, दैट डायमेंशनलेस क्वांटिटीज कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय दिस मेथड। यानी कि अभी हमने ऊपर देखा जैसे जो हमने कांस्टेंट रखा था k, इसीलिए रखा था क्योंकि हम वो चीज़ें फाइंड नहीं कर सकते हैं, ओके। इसको हम किससे फाइंड करते हैं, आइदर बाय एक्सपेरिमेंट और बाय थ्योरी, ओके। ये दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी ये फंक्शंस आ जाएंगे तब भी हम डायमेंशनल एनालिसिस को अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनकी डायमेंशंस नहीं होंगी। In the case of physical quantities which are dependent upon more than 3 physical quantities, this method will be difficult। यानी अगर 3 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ पर डिपेंड कर रहा है कोई क्वांटिटी, आप फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर ये हमारे लिए दिक्कत खड़ी कर देगा कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा उसे सॉल्व करना। In some cases, the constant of proportionality also possesses dimension. In such cases, we cannot use this system. अगर कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है, जैसे कि सपोज करिए कैपिटल G, है ना, अब इसकी क्या है, डायमेंशंस है, तो दैट मीन्स हम लोग वो चीज़ भी यहाँ पर फाइंड नहीं कर सकते यूजिंग दी डायमेंशनल फॉर्मूला। If one side of the equation contains addition or subtraction of physical quantities, we cannot use this method to derive the expression। यानी कि जैसे आपने देखा था S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, अब यहाँ पर ये बीच में प्लस साइन आ गया ना, तो इस तरीके के फॉर्मूलेज को भी हम लोग नहीं निकाल सकते हैं यूजिंग दिस डायमेंशनल एनालिसिस। यानी कि सीधी सीधी बात है, अगर डायरेक्टली 3 क्वांटिटीज़ पर डिपेंड कर रही है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में तो हम निकाल सकते हैं, वरना हमारे लिए दिक्कत हो जाती है डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेशन निकालने में, ओके। चलिए नेक्स्ट है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या होता है कि हम लोग बहुत बातें भी करते हैं कि अरे मेरा आंसर तो बहुत एक्यूरेट आया है, या मेरा निशाना बहुत एक्यूरेट है, या मेरी प्रेडिक्शन बहुत एक्यूरेट है, तो हम ये डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अब इसका क्या मतलब होता है एक्यूरेसी का और प्रिसीजन का,
तो एक्यूरेसी क्या होती है, इट इज द क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट टू ए स्पेसिफिक वैल्यू। मेरा आंसर एक्यूरेट आया है, यानी कि अगर आंसर है 10 और आपका भी कितना आया है 10 आया है, तो आपका भी एक्यूरेट की तरफ ही है, या 10.1 ले लीजिए, मतलब काफ़ी नज़दीक है इसके, तो हम ये क्या कहेंगे, एक्यूरेट है। ठीक है। एंड प्रिसीजन इज द क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट टू ईच अदर, मतलब अगर मान लीजिए किसी चीज़ की वैल्यू है 11 और आप लोग मेजर कर रहे हैं 20.1, 20.2, 19.9 और 20.0 इस तरीके से, तो ये क्या है, आपस में क्लोज हैं, तो ये दैट मीन्स ये प्रिसाइज वैल्यू हैं। कैसी हैं, प्रिसाइज वैल्यूज हैं। तो यानी कि अगर हम देखें यहाँ पर, तो देखो ये सारे क्रॉस जो हैं, जो हमने मेजरमेंट करा है, ये एक्चुअल के बराबर हैं और अपने भी आसपास हैं, तो दिस इज ए हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन। लेकिन ये जो है इधर से दूर हैं, जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है, तो ये लो एक्यूरेसी है, लेकिन प्रिसीजन इसका हाई है क्योंकि ये खुद आसपास हैं। अब यहाँ पर देखिए जो एक्चुअल वैल्यू उसके पास है, तो एक्यूरेसी तो अच्छी है, लेकिन ये दूराई पर है, तो ये प्रिसीजन इसका कम है। और यहाँ पर तो देखिए प्रिसीजन तो ना के बराबर ही है, सब एक दूसरे से एकदम कहीं दूर जाकर हटे हैं और एक्यूरेट भी नहीं है। सो दिस इज लो एक्यूरेसी एंड लो प्रिसीजन। ओके, तो इस तरीके से हम लोग एक्यूरेसी और प्रिसीजन को डिफाइन करते हैं। प्रिसीजन मतलब कि जो आपने मेजर करी है वैल्यूज 4-5, वो आपस में कितनी क्लोज हैं। ओके, दैट मीन्स हाई प्रिसीजन। अगर हम एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स वो एक्चुअल वैल्यू के कितनी क्लोज हैं, दैट मीन्स इट इज मोर एक्यूरेट। ओके, अब हम ये जो मेजरमेंट्स करते हैं एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में, तो इनमें एरर हो ही जाते हैं। सो वी कैन डिवाइड देम एज दी सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, लीस्ट काउंट एरर, है ना। और ये भी फर्दर डिवाइड करे जा सकते हैं सिस्टमेटिक एरर को इंस्ट्रूमेंटल एरर में, पर्सनल ऑब्जर्वेशनल एरर में, इम्परफेक्शन एनवायरमेंटल एरर्स में, रैंडम एरर में हम लोग पैरेलक्स एरर, लीस्ट काउंट में एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव परसेंटेज एरर। सो इस तरीके से बहुत सारे एरर्स हो सकते हैं जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ ही के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स मतलब कि मान लीजिए आपने एक ये लेंथ मेजर करनी है, एक ये दूसरी लेंथ मेजर करनी है, और इन दोनों लेंथ को आपको ऐड करना है, ठीक है, फॉर सर्टेन एक्सपेरिमेंट। तो यानी कि आप क्या कर रहे हो, एक इसका एरर होगा मेजरमेंट में, एक इसका एरर होगा मेजरमेंट में, तो इन दोनों को जब आप कंबाइन कर रहे हो तो एरर में क्या चेंजेस आएगा वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यानी जब दो क्वांटिटीज़ जो हैं आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका एरर भी ऐड हो जाता है। ओके, तो दैट मीन्स लेट अस सी हाउ इट इज़ डन। कि देखिए अगर हमने किसी क्वांटिटी को इस तरीके से ए और बी को मेजर करा है, उनको ऐड करा है या सब्ट्रैक्ट करा है, तो जो एरर होगा दैट वी आर कॉलिंग एज डेल्टा एक्स, दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यानी कि आपने एक इसकी लेंथ मेजर करी है, सपोज करिए 10.1 सेंटीमीटर, और एक और दूसरी की मेजर करिए आपने 5.2 सेंटीमीटर सपोज करिए, ठीक है। सो दैट मीन्स ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है 10 और इसकी एक्चुअल वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 0.1 और 0.2 क्या है, एरर आ गए इसमें। सो दैट मीन्स डेल्टा एक्स जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.1 प्लस 0.2, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.3 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। अगर हम ए को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ए इज इक्वल्स टू हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू आती है तो वो हो जाती है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, है ना। तो ये जो हमारे पास दिस प्लस माइनस डेल्टा ए, दिस इज व्हाट एरर इज, है ना। ये डेल्टा करके जो लिखते हैं हम एरर हो लिखते हैं। अगर आपने कोई एक्स लिया है क्वांटिटी और वो इस तरीके से है, आपको ऐड सब मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी है, ठीक है। तो एरर क्या होगा, ये जो पावर है यहाँ पर उसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ आ गया, p डेल्टा a अपॉन a प्लस q डेल्टा b अपॉन b प्लस r डेल्टा c अपॉन c। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं इस तरीके से, अगर आप देखिए इस तरीके से अगर हम देखें कि हमारे पास x क्या चीज़ है, सपोज करिए a रेज टू द पावर 2, b रेज टू द पावर 3 एंड डिवाइडेड बाय c रेज टू द पावर 2, है ना। इस तरीके से वेरी कर रही है, तो ये जो डेल्टा x बाय x हो जाएगा, यानी ये होता है रिलेटिव एरर, है ना। जो डेल्टा x बाय x है दैट इज द रिलेटिव एरर,
और इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा, ठीक है। बट हम यहाँ पर अभी रिलेटिव एरर की बात कर रहे हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, ये a की पावर क्या है 2, सो दैट मीन्स 2 इंटू डेल्टा a बाय a प्लस फिर b की पावर क्या है 3 डेल्टा b बाय b एंड देन प्लस, चाहे ये डिवीजन में है लेकिन फिर भी एरर क्या होगा ऐड होगा, सो 2 इंटू डेल्टा c बाय c। इस तरीके से हम लोग कर देंगे, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स और डिजिट्स। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स और डिजिट्स क्या होती हैं, देखिए अब हम जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसमें एरर हमारे पास आ जाता है। हमने बहुत तरीके के एरर देखे थे, उसमें जो है कोई सा एरर आ जाता है, जिसकी वजह से जो प्रिसीजन है इंस्ट्रूमेंट का वो जो है हमारा गलत हो जाता है। मतलब हम जब मेजरमेंट करते हैं तो उस हिसाब से अगर आप उसमें किसी चीज़ का मल्टीप्लाई या डिवीजन करेंगे तो वो चीज़ आगे बढ़ती चली जाएगी। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें बताती हैं कि भाई इतनी डिजिट्स हम लोग ये चीज़ यूज करेंगे जिससे कि हमारा जो आंसर है उसमें एरर ना रहे। सो लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑब्टेन्ड इन ए मेजरमेंट ग्रेटर इज द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। अब इन सिग्निफिकेंट फिगर्स या डिजिट्स को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि इतनी जो है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर या डिजिट्स हैं। सो ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारी की सारी क्या है सिग्निफिकेंट। अगर ये दिख रही हैं तो भैया काउंट कर लो इनको, ठीक है। ऑल द जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर किन्हीं दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में जीरो आता है तो उसको भी हम सिग्निफिकेंट लेंगे, ठीक है। अगर नंबर जो है 1 से छोटा है तो जीरोज ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ साइड ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। यानी कि अगर हम लिख रहे हैं 0.0001 तो ये जो जितने जीरोज आए हैं इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, केवल इस वाले का होगा। द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोज इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। यानी कि अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है और आप लिख रहे हो 1000 तो ये वाले जो जीरोज हैं इनका भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स में हम काउंट नहीं करेंगे। द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोज इन ए नंबर विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। यानी कि अगर हमने लिखा है 0.0010 तो यहाँ पर ये वाला जीरो जो है ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट होगा, ठीक है। सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये वाले जीरोस जो हैं हम काउंट नहीं करेंगे, केवल इसको देखेंगे तो कितने आएंगे हमारी 1 सिग्निफिकेंट डिजिट। इसमें देखेंगे तो ये देखो 10⁻24 है, अगर बाद में जीरो आ रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल ये 3 रही। सो दैट मीन्स 3 हो गई यहाँ पर। इधर देखते हैं हम, ये जीरो काउंट होगा पर ये वाला नहीं होगा, सो कितनी हो गई 4 हो गई यहाँ पर। इसमें देखेंगे ये जीरो भी काउंट होगा, सो दैट मीन्स इधर भी हमारे पास कितनी हो गई 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यहाँ पर ये जीरो काउंट होगा बिकॉज इट इज़ बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, यानी कि ये भी हमारे पास काउंट हो गया 4 हो गया। और यहाँ पर देखो ये वाले तो काउंट नहीं होंगे, 6032 ये काउंट हो जाएंगे, तो कितनी हो गई टोटल 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गई। सो 1 3 बाकी के 4 4 हैं, सो दैट इज द आंसर। सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी एंड आई विल ऑल्सो अपलोड सेम वे 1 शॉर्ट वीडियो फॉर ऑल द चैप्टर्स, डू चेक आउट देम। एंड अगर आप लोग हमारे कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो आप लोग हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से वो ऐप डाउनलोड करें और उसमें जो है आप किसी भी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग मैनी कोर्सेज। अगर आप लोग एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं सो देन दैट ऑल्सो यू कैन बाय फ्रॉम आवर ऐप, और इसमें जो है आपको बिल्कुल लाइव प्रिपरेशन कराई जाती है, कैसे क्या चीज़ होती है इंटरव्यू में, पूरी उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कराई जाती है, लाइव क्लासेस होती हैं। और इन सभी कोर्सेज पर अगर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट चाहिए हो तो आप हमारा कोड warrior10 को यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा सभी कोर्सेज में। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट 1 शॉर्ट वीडियो, टिल देन जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।